नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड का जलवा। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के कई नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 80 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। इनमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक सतपाल महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। इसके अलावा सांसद अजय टम्टा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। सांसद अनिल बलूनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मेजर जनरल सेवानिवृत्त बीसी खंडूरी, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को भी स्थान दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन होने के नाते अजय कुमार, दुष्यंत गौतम प्रभारी और रेखा वर्मा सह प्रभारी के तौर पर उत्तराखंड से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं। ऐसे में चुनावी पंडित इसको उत्तराखंड को विशेष तरजीह के रूप में देख रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी इस बार हर हाल में एक बार बीजेपी, दूसरी बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस वाला ये मिथक तोड़ना चाहती है और इसलिए एक महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो इस पूरी कवायद से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, पूरा अमला झोंक रखा है जिससे वो इस उत्तराखंड को फतह कर लें और जो टर्न रिपीट ना हो पाने का एक मिथक चला रहा है उसको बीजेपी इस बार तोड़ने के प्रयासों में जुटी हुई है। तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसमें योग्य व्यक्तियों को, वरिष्ठ व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाता है और इसी क्रम में उत्तराखंड के भी हमारे वरिष्ठ नेताओं को तो चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन ठाकुर जी और कांग्रेस पार्टी से दीप बोरा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी और दीप, आप दोनों का एनबी न्यूज़ पर। आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। नवीन ठाकुर जी, उत्तराखंड में आपने तमाम नेताओं की भरमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कर दी है। क्या इसके सहारे आप उत्तराखंड को फतेह कर लेंगे? क्या जनता के बुनियादी मुद्दों को जनता नजरअंदाज कर देगी? नहीं, देखिए, ये संगठन का काम है और सरकार का काम अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है और हमारे लिए छोटा राज्य होने के बावजूद हमारे इतने वरिष्ठ नेता और हमारी राष्ट्रीय टीम में इतनी संख्या में जो है जुड़े, मैं तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि छोटे राज्य से इतनी संख्या में जो है उन्होंने हमें सम्मान दिया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड का सम्मान है, छोटे राज्य का सम्मान है। इससे जो है भविष्य में उत्तराखंड की आवाज और मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। हमें जो है वहां से इस बात का फायदा मिलेगा कि हमारे उत्तराखंड का नेतृत्व केंद्र में है और निश्चित तौर पर डबल इंजन का तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन संगठन में भी हमें जो है इसी प्रकार फायदा मिलेगा। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को उसमें जगह दी। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और हम सब उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत गर्व की बात। चलिए ठीक है। ओपनिंग रिमार्क के रूप में दीप बोरा जी किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड को विशेष तरजीह दी है और यही दिखाता है कि जो आपके बीच 5-5 साल का जो एक बार कांग्रेस और फिर उसके बाद बीजेपी, ये सरकार में बार बार अदला बदली चली आ रही थी, उस टर्म को, उस मिथक को तोड़ने के प्रयास में बीजेपी दिख रही है। देखिए, ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। इसमें कौन बनता है कौन नहीं बनता, ये मुझे नहीं समझ आता कि हमें या जनता को फर्क पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब एक कैबिनेट मिनिस्टर हटा के एक राष्ट्रीय में एक केंद्रीय मंत्री दिया जाता है और स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिलता।
राज्य मंत्री का दर्जा होता है उसमें, तो केंद्र का, तो मैं समझता हूं कि उससे जरूर फर्क पड़ता है। और जो जनता समझ रही है कि निशंक जी को हटा के अजय भट्ट जी को लिया गया, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे भारतवर्ष के, और उनको हटाया गया, उससे जरूर फर्क पड़ा है। और जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए उससे जरूर फर्क पड़ा है। चाहे भाजपा कहती रहे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री को जो बनता है वो सबका होता है। अब इनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन जाता है कौन नहीं जाता, उससे जनता को आम लाभ नहीं मिलना वाला। हाँ, भाजपा को अपनी आवाज कहने के लिए यहाँ के नेताओं को या इनके कार्यकर्ताओं को जरूर फर्क पड़ता होगा, लेकिन डिबेट का जो आधार है, मैं समझता हूँ कि अगर जो जनता को सीधा सीधा जिससे लाभ पहुंचे और वो चीज केंद्र सरकार अगर भाजपा की दे तो जनता को भी फायदा होगा, और मिनिस्टर जो होता है वो भी राष्ट्र का होता है केंद्र की तरफ से, और मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। तो हम इसमें अब क्या ज्यादा कह सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप ये बता दीजिए। उत्तराखंड की जनता पे इतने मुद्दे हैं जिसके लिए वो लड़ रही है, संघर्षशील है, चाहे आम आदमी हो, चाहे आंदोलित कर्मचारी हो, चाहे कोविड से मार झेल रही जनता हो, तो वो अगर उस पे चर्चा हो और उस पे कुछ भाजपा कर रही हो तो मैं समझता हूं कि हम बात कर सकते हैं। नहीं, चर्चा तो जब डिबेट होती है दीप जी, तो हर मुद्दे पर चर्चा होती है और हर सवाल को उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आप देख रहे हैं किलेबंदी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे, 1 महीने के अंदर ही फिर से आज संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं ना, छोटे राज्य में इतने बड़े बड़े नेताओं का 1 ही महीने के अंदर जाना, सोच सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या है और कितनी मजबूती से ये किलेबंदी कर रहे हैं। दीप बोरा जी, डर तो लग रहा होगा ना? मैं तो नहीं, मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ। अब कोई तो चैनल ने माना कि मोहन भागवत जी सीधा रिलेटेड है बीजेपी से, तो जब बीजेपी के जब चुनाव होते हैं, प्रवक्ताओं से, इनके नेताओं से पूछो तो ये कह देते हैं कि आरएसएस का क्या मतलब आने का, हम है बीजेपी, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आज का सार तो आपने ही पेश कर दिया कि हाँ, मोहन भागवत जी का डायरेक्टली मतलब है कि बीजेपी का, कि कौन गवर्नर बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो और कौन पीआरओ बनेंगे इनके मंत्रियों के, तो सीधा डायरेक्शन उनका है। मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। अब खैर, आप दीप बोरा जी मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी सर्वविदित है, ये आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है बीजेपी। आरएसएस के करीब 56 संगठन है, अलग अलग तरीके से, साधुओं के लिए अलग है, आदिवासियों के लिए अलग है, मजदूरों के लिए अलग है, इसी तरीके से राजनीति के लिए बीजेपी है, सर्वविदित है। भले उसको नवीन ठाकुर जी नकार दें, लेकिन जब जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता की कुर्सी पर बैठते हैं तो बात तो न्यूट्रली करनी पड़ेगी ना। दीप बोरा जी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं, आपने मोदी साहब की बात करी, प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, और वो आए, लेकिन अब उन पे चारा कुछ नहीं था। तो अगर इन मुख्यमंत्री की तारीफ ना करते तो चारा क्या है? आपने खुद ही बता दिया कि ये धाकड़ है, बाकड़ है, जो 3 थे वो कुछ नहीं थे, इसलिए हम इनको लाए। अगर न्यूट्रल वाली बात है साहिब, तो यही चीज है कि वो यही धाकड़ है, बाकी जो 3 थे उनको 4.25 साल जो झेला उत्तराखंड की जनता ने, वो फेल थे। और उत्तराखंड को मिला क्या? एक दूसरे की तारीफ मंत्रियों ने करी, प्रधानमंत्री जी की, और मुख्यमंत्री जी की करी, प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री जी ने, जैसे खुद ही आशीर्वाद मांग रहे हैं गाड़ियों में चल चल के, हमें आशीर्वाद दो, ऐसे ही ये हुआ। उत्तराखंड की जनता को मिला क्या? चलिए ठीक है, सिर्फ ये। ठीक है दीप बोरा जी, जवाब लेते हैं और नेक्स्ट राउंड में आपके पास आते हैं, तब पूछेंगे आपसे कि क्या आप बीजेपी में वही चाहते हैं जो पंजाब में हो रहा है, वही चाहते हैं जो राजस्थान में हो रहा है, वही चाहते हैं आप जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है? इस बात का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया है और इसमें देखा यह जा रहा है कि उत्तराखंड को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से दीप बोरा जी और बीजेपी से नवीन ठाकुर जी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, क्या यही मुद्दे रहेंगे जनता के और तमाम मुद्दे हैं जो कोविड काल में देखा गया और तमाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां पर बात चल रही है, वहां पर कई संगठनों के कर्मचारी धरना दे रहे हैं, इन सब मुद्दों का फर्क नहीं पड़ने वाला क्या? नवीन ठाकुर जी, जो जनता के मुद्दे थे, जो कर्मचारियों के मुद्दे थे, उनको एक एक करके जो है सुलझा लिया गया है। जो एक दो कर्मचारी वर्ग हमारे नाराज हैं और उनके जो मुद्दे हैं उनसे वार्ता की जा रही है। ये सब लोग हमारे अपने हैं, सरकार के लोग हैं और 100% जो है ये सरकार के साथ रहेंगे। सरकार इनके प्रत्येक मुद्दे को सुन रही है, समझ रही है, उसका समाधान निकाल रही है। अब कांग्रेस को लगता है यात्रा शुरू नहीं होगी। जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय ने चार धाम पर रोक लगाई उस दिन कांग्रेस कार्यालय में मिठाई बटी, अरे भैया बहुत बढ़िया हो गया, सरकार फंस गई। और ये लगातार उस पर जो है राजनीति करते रहे और जैसी परमिशन मिली हमने जो पुरजोर पैरवी की, कांग्रेस के हाथ से मुद्दा निकल गया। इसी प्रकार देवस्थानम बोर्ड वाले ये पंडित पुरोहितों को भड़काने का काम कर रहे थे। वो हमारे अपने लोग हैं, हमने उनकी सारी मुद्दे सुने हैं और हमने कहा देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो आपत्तियां बताइए, कमेटी का, हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। हम किसी भी तरह से नहीं चाहते कि हमारे किसी एक व्यक्ति को भी सरकार की तरफ से असुविधा हो या वो सरकार से नाराज हो, और हम लगातार सब पे काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के हाथ से मुद्दे लगातार निकलते जा रहे हैं क्योंकि वो मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा सुलझाना चाहती है, भटकाना चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कहीं से भी मुद्दे सुलझें क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और अभी प्रदीप बोरा जी आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने 3 सीएम बदल दिए। पवन जी आप बताइए, हमने 3 सीएम का चेहरा बदला कि हमारे एक सीएम ने एक लाइन भी बयान दिया? इन्होंने तो पंजाब का केवल एक सीएम बदला। आप देखिए छुटते क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सिद्धू जैसे गद्दार को इन्होंने सत्ता सौंप दी और पंजाब जैसा सीमावर्ती राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है वहां पर सिद्धू जैसे गद्दार को अगर कांग्रेस सत्ता सौंपेगी तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हरीश रावत जी कह रहे हैं 2022 का चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। फिर हरीश रावत जी यहाँ कहते हैं कि उत्तराखंड में दलित चेहरा होना चाहिए। सर उनका तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन अपने आप पर भी तो देखिए। वरुण गांधी लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी का चाहे मामला हो, चाहे वो किसानों की वहां पंचायत हो, सब पर आपकी पार्टी विरोधी एक तरीके से जा रहे थे और शायद आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसी बात का दंड दे दिया उनको कि ना उनको रखा ना उनकी माता जी को। अपरिपक्व नेता हैं इनके। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने बता दिया, इनके कैप्टन ने बता दिया, जिसको जो है गलवैया डालते थे अभी 3 महीने पहले तक हरीश रावत, सोनिया गांधी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अपरिपक्व हैं और ये दुनिया जानती है। अरे भैया राहुल गांधी ने 2 शब्द कश्मीर में कल जो है 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, 2 शब्द कांग्रेस के मुंह से निकले। 1984 में 8000 निर्दोष सिखों को जो है टायर जलाकर गले में जलाकर मार दिया गया। तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री का बयान था, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। चलिए आप इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट आप रखते हैं, लेकिन अभी वरुण गांधी क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर आपकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। खैर आपके पास वापस लौटता हूं। नवीन ठाकुर जी वापस आते हैं आपके पास। दीप बोरा जी, आपकी तरफ से भी अगर ये देखा जाए कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है, क्योंकि सर्वविदित ये भी है कि वहां पर हरीश रावत ही उत्तराखंड में सीएम फेस माने जा रहे थे कि अगर आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो बनेंगे, लेकिन उनकी तरफ से बार बार दलित फेस की बात की जा रही है। क्या जरूरत पड़ गई दलित वाला ये एंगल लाने की? देखिए ये चुनाव हम बार बार कह चुके हैं, ये उत्तराखंडीय वर्ग केंद्र सरकार की, चाहे हमें कोई परिणाम मिले हमारे जिम्मेदार, इनकी जरूरत नीति के खिलाफ है, इनके बड़बोले मंडीपन के खिलाफ, इनके प्रधानमंत्री और इनके केंद्रीय नेता और इन सबके मुख्यमंत्री जो में दिए हैं। इनके प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो दीप बोरा जी? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री होते तो केदारनाथ में जब वो जाते हैं तो वहाँ के जीते हुए विधायक को बुलाया करे। अगर जैसे वो कभी विधायक बनते थे और सांसद थे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते थे तो उनको भी इनवाइट किया जाता था, वो तो करना भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें कहना पड़ता है
जब जब वो केदारनाथ गए हैं वहां जीते हुए जनप्रतिनिधि को इनवाइट तक नहीं किया जाता। तो इनकी करनी और कथनी रहने दीजिए। मैं पंजाबी समाज से आता हूँ, आंदोलनकारी उत्तराखंड का। हमारे घर से भी लोग 84 में गए। हम तो इतनी हाय तौबा नहीं करते, जब चुनाव आते हैं इनके मुंह से 84 निकल जाता है। ये गोधरा भूल जाते हैं, ये मुजफ्फरनगर के और महाराष्ट्र के दंगे भूल जाते हैं जो ये करते थे। ये मार काट आज भी करते हैं। मोदी है तो आतंकवाद नहीं है, अब ये कश्मीर पे आ गए। हमारे ठाकुर साहिब, हमारे भाई, जरा ये राहुल गांधी जी की फेसबुक और ट्वीट देख ले, उन्होंने क्या कहा है। तो बिना पढ़े बिना देखे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। और जहां तक अमरिंदर सिंह जी की बात है, उन्होंने इस्तीफा खुद दिया है। और सिद्धू आए भाजपा से कांग्रेस से, तो अब जो भाजपा से कांग्रेस में आ गया वो तो गलत आदमी हो गई। और अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा भी खुद दिया है। और ये उनकी ब्रिगेड के आदमी है, उनको नेता मानते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को। तो नेचुरल सीधा कटाक्ष अमरिंदर जी राहुल गांधी और प्रियंका को करेंगे। अभी तो सोनिया गांधी और गांधी फैमिली पे अमरिंदर सिंह जी ने कटाक्ष नहीं किया, वरना तो इनकी बाँछे गिली होती। अरे अमरिंदर जी, मैं एक पंजाबी होने के नाते कह रहा हूं, अगर आप असली मुख्यमंत्री थे, चाहे भी आप कांग्रेस में इस्तीफा नहीं दिया, अगर आपको पता था सिद्धू कुछ गड़बड़ कर रहा है, तब आपकी सोल्जरशिप कहां गई थी? ठीक है, ये पूछा अमित शाह जी ने जो उनकी चरण वंदना गए कि आज तू मुख्यमंत्री नहीं रहा भाई, तो तू आज सिद्धू गद्दार हो गया। ठीक है, दीप जी से इसका जवाब लेंगे। दीप जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे नवीन जी से, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो घोषित की है उसमें उत्तराखंड को विशेष तरजीह दी है और इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस पर उत्तराखंड के जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवार है उसमें योग्य व्यक्तियों को, वरिष्ठ व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाता है और इसी क्रम में उत्तराखंड के भी हमारे वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति में सम्मानजनक स्थान दिया गया है और इससे हम बहुत उत्साहित हैं। ये अपने आप में प्रदेश की जनता के लिए भी संदेश है और प्रदेश में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी संदेश है कि जो लोग अपना योगदान देते हैं पार्टी उनको सम्मानित करती है और आगे बढ़ाने का भी काम करती है। तो ये जो लोग हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कार्य समिति में सम्मिलित हुए उनको हम बधाई भी देना चाहते हैं और उनके वहाँ रहने से केंद्र में हमारी बात और अच्छे ढंग से रखी जा सकती है और केंद्र से जो हमें मदद मिलती है और अच्छे ढंग से मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को इससे मतलब नहीं है कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसको क्या पद दे रहे हैं। जनता को इससे मतलब नहीं है कि आप, जनता को आज मतलब ये है कि आप राहत क्या दे रहे हैं। बेरोजगारी भैया 6 गुना बढ़ गई जो 2017 में बेरोजगारी थी। राज्य के अंदर महंगाई दर राष्ट्रीय महंगाई दर से ऊपर है। राज्य के अंदर इस समय जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल धराशायी हैं। 7,500 लोग तो वो हैं जो RT-PCR पॉजिटिव आने के बाद मरे हैं। इससे कम से कम 6 गुना 50,000 लोगों की मौत उत्तराखंड के अंदर बिना बेड के, बिना ICU के, बिना वेंटिलेटर के, बिना रेमडेसिविर के, बिना दवाओं के उत्तराखंड के अंदर कोरोना काल में हो गई। परिवहन पूरा ठप हो गया, पर्यटन पूरा ठप हो गया, तीर्थाटन पूरा ठप हो गया, होटल, ढाबे, रिसोर्ट, सारा का सारा यात्रा रूट, 5 लाख लोग जो परिवार प्रभावित हुए इससे, कोई राहत उनको नहीं। तो इससे आप किसके सिर में सोने का मुकुट पहना रहे हैं, किसके कांटों का मुकुट पहना रहे हैं, उसको जनता से क्या लेना देना। जनता को इस बात से लेना देना है कि आप उनको राहत क्या देते हो। प्रधानमंत्री आते हैं और बिना राहत दिए चले जाते हैं जुमले दे करके, उससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। आप कितने भी बना दो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके, पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड से बना दीजिए, लेकिन जनता को राहत क्या दे रहे हो महंगाई में, बेरोजगारी में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में। तो नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, काफी समय के बाद आए और उसके बावजूद भी कोई विशेष घोषणा करके नहीं गए, जबकि चुनावी वर्ष चल रहा है। हर कोई उत्तराखंड वासी यही उम्मीद कर रहा था कि कोई बड़ी सौगात मिलेगी।
देखिए पवन जी, कांग्रेस हताश है, निराश है। अभी जो है बात कर रहे थे दीप भाई कि कोरोना के लिए क्या राहत दी, तो 35 ऑक्सीजन प्लांट जो है पूरे देश में कल ही प्रधानमंत्री जी ने रिमोट से उद्घाटन किया, वो नहीं दिख रहा है कांग्रेस के लोगों को। जब प्रधानमंत्री जी 4 वर्ष पूर्व ऑल वेदर रोड का उद्घाटन करने परेड ग्राउंड में आए थे तो यही कांग्रेसी कह रहे थे केवल जुमला है। आज 90% काम ऑल वेदर रोड का हो गया। जो टिहरी जाने में हमें 3 घंटे लगते थे, आज हम 1.5 घंटे में टिहरी पहुंच रहे हैं। जो हरिद्वार जाने में 2 घंटे लगते थे, आज हम 45 मिनट में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम, वो भी 2024 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। 16,000 करोड़ का हिमालयन जो हमारा बॉर्डर है, जो बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहां पर 740 किलोमीटर जो है रोड लाइंस बनने का काम चल रहा है। इतना बड़ा बजट केवल उत्तराखंड के लिए दिया, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। जब कोरोना आया था इस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, कल प्रधानमंत्री जी ने बताया आज 3,000 टेस्टिंग लैब है। पहले जब कोई बीमारी आती थी, चाहे खतरा हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चेचक हो, उसका टीका विश्व में इजाद होता था, आज भारत में पहुंचता था 15 साल बाद। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में 206 देश हैं, केवल 7 राष्ट्रों ने जो है कोरोना का टीका विकसित किया, उसमें भारत भी एक है। और विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। हम 93 करोड़ लोगों को जो है टीका लगा चुके हैं। इनसे तो पोलियो ड्रॉप भी जो है 20 साल में 25 करोड़ बच्चों को पिलाई जाती थी। इनके शासनकाल में केवल एक एम्स होता था, एक एम्स। अटल जी 6 बना के गए थे, ऋषिकेश झारखंड माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी दे गए थे। आज 22 एम्स इस देश में काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो इतना काम हमें ना करना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से कितना विशेष लगाव रखते हैं, ये मैंने 2-4 उदाहरण आपको बताए। और अगर कल ही प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा और कर देते तो यही कांग्रेस के लोग यहाँ चिल्ला रहे होते, अरे भैया चुनाव नजदीक है इसलिए जो है ये देके गए। तो कांग्रेस तो ना इनसे निगलते बनता है ना उगलते बनता है। ये 2022 को लेके बहुत हताश है। जिस प्रकार इनका शीर्ष नेतृत्व बिखरा हुआ है, उत्तराखंड छोड़ के ये जो है राजनीतिक पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी जा रहे हैं और उत्तराखंड में टिक नहीं रहे हैं। इनको पता है उत्तराखंड में टिकेंगे ही नहीं। 22 में इनका सुपड़ा जो बचे कुछ 5-7 विधायक हैं वो भी साफ होने वाला है। हमने तो कहा था कि 60 पार, मुझे लगता है चुनाव से पहले 60 हो गए। हम 57 हमारे थे, 2 हमारे साथ निर्दलीय जुड़ गए और एक कांग्रेस 60 विधायक तो हमारे भी हो गए। इस चीज में तो माहिर है आप। निश्चित मानिए पवन जी, 2022 में कांग्रेस का सुपड़ा उत्तराखंड से पुनः साफ हो रहा है। और जो मिथक टूटने की बात अभी आपने की थी, हमने एक मिथक तोड़ा पवन जी, और दूसरा भी तोड़ेंगे। एक मिथक क्या था आप जानते होंगे, जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही पूर्व में, तो कांग्रेस 5 लोकसभा सीटें जीती और जब कांग्रेस की सरकार रही तो भाजपा जीती। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार भाजपा की रही और हम लोकसभा भी भाजपा नहीं जीती, तो वो मिथक हमने तोड़ दिया। ठीक है, और दोबारा भी आप ये मिथक एक बार भाजपा, ठीक है, ये मिथक भी आप तोड़ देंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं दीप बोरा जी। टूटेगा ये जो ये बात समझ में नहीं आ रही दलित फेस वाली, क्या आपके पार्टी के अंदर आपसी कोई मनमुटाव है, कोई सिरफुटौबल है, एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही, इसको लेकर दलित वाला कार्ड सामने लाया गया? देखिए, निश्चित तौर पे जब हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जी जब कांग्रेस छोड़ के गए थे तो निश्चित तौर पे हमें काफी नुकसान हुआ था। वो एक तेराई के उधम सिंह नगर के बड़े नेता हैं और एक दलित चेहरे का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज हाशिए में भाजपा में। तो मैं समझता हूं कि कोई भी दलित बने, किसी भी पार्टी का बने, चाहे हमारी पार्टी से बने, चाहे किसी पार्टी का बने, लेकिन दलित समाज का भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा दलित समाज के उद्धार के लिए, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे जजेस का चुनाव हो, चाहे आप समझ लीजिए कि आप पंजाब जो इनको उगलने को नहीं निकल रहा, आप करेंगे क्या बेचारे। और वो अमरिंदर सिंह भाजपा नहीं डर के मारे ज्वाइन कर पा रहे कि किसान डंडे ना मेरे को मारने लग जाए। और दूसरी बात, अभी बड़ी बड़ी बातें करी नवीन भाई ने, कर्णप्रयाग रेल लाइन का तो ये श्रेय लेने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो सतपाल महाराज जी है ना, वो सोनिया गांधी जी की गुण गा गा के उन्होंने वो रेल लाइन पास कराई थी नारायण दत्त तिवारी जी के साथ, और एंटनी जी आए थे उसका शिलान्यास करने। अब तुम्हारी सरकार है तो कोई इतना बड़ा काम नहीं करे, जो सरकार आएगी वो काम करेगी। ऐसे ही हमने वैष्णो देवी में रेल लाइन बिछाई थी, रिबन काटने
मोदी जी आ गए थे। और तो ये उत्तराखंड नाम हरीश रावत जी जब सांसद थे तब दिया, इन्होंने तो उत्तरांचल दिया था, ये भूले ना। और दूसरी बात, 2000 जब वो सांसद थे, देहरादून से लेके दिल्ली तक, तब वो रनवे फाइनल हुआ था पूरा। उसके बाद निशंक जी आए और सरकारें आए, हमारी भी रही, वो काम चलता रहा। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, ये काम चलेगा। एक विजन के तौर पे जो शिलान्यास करता है, जिसके पास विजन है कांग्रेस के, ये उसकी आधारशिला रखी हुई। और ये जो पोलियो ड्रॉप की बात कर रहे हैं, अगर पोलियो ड्रॉप ना होती तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि शायद हम भी प्रॉब्लम में होते, क्योंकि पोलियो ऐसा फैला था, सबसे बड़ी महामारी थी, तब तो जनसंख्या बहुत कम थी। और दूसरी बात, वैक्सीन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक घोटालेबाज पार्टी जो फर्जी घोटाला करती है, हरिद्वार जैसे। वैक्सीन के ऊपर, कोरोना के ऊपर तो शायद बात करने का अधिकार किसी को नहीं है, आप दो में से, क्योंकि उत्तराखंड की जो हालत हुई उसमें से जिम्मेदार आप भी थे। आधे वक्त तक आपकी पार्टी ने भी राज किया। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नवीन ठाकुर और दीप बोहरा जी, एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या इन सब मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड के लोगों को जगह दे देने या फिर वहां पर अपने तमाम फायर ब्रांड नेताओं को भेज देने पर क्या उत्तराखंड की जनता इनको वोट दे देगी? ये भविष्य के गर्त में छपा है, इस पर रहेगी एक एक पल पर एनबी न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।